हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे पहली बार आए हैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे सीयूडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियोस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सीयूडी एग्जाम्स के लेवल को माइंड में रखते हुए सारे लेक्चर कंडक्ट किए जाते हैं। मैं जब भी आपको मिलूंगा आपके सामने, मैं जीके और जीएस के सिलेबस के साथ आपके साथ मिलता रहूंगा और आपको नए नए टॉपिक्स जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजों की प्रिपरेशन आप मेरे साथ स्टेप वाइज करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको चीजें सही लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अभी से इसकी तैयारी शुरू करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्लास 12 के बाद से ही आप तैयारी करें जब एग्जाम दे लें। आप पैरेलल में भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि जीके और जीएस का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो इसकी तैयारी अगर आप कंटिन्यूटी के साथ करते हैं तो चीजें आसान होती हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को। और इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आपको 5 to 6 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। एक बार आप उन्हें जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें। और प्लेलिस्ट में आप इसके साथ साथ हिस्ट्री की, पॉलिटी की, सारी चीजों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप एक बार उन वीडियोस के थ्रू जाएं। आपके हर एक चीज को टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज अच्छे से कवर किया गया है। जहां पे डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, चीजों को दोबारा रिवाइज किया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, कई बार ग्राफ के वे में पूछे जाते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक्स डोमेन का बच्चा है, उसका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, क्योंकि उसको यहां से अपने डोमेन का एक पार्ट कवर हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो 11th का सिलेबस है उसमें से ये पूछा जाता है और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि भाई प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से क्या क्या चेंज होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं, यही पढ़ना है। कि भाई सर आप कहोगे सर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। जी हाँ, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कमी होती है। तो आप बहुत सही जज कर रहे हैं और आपने जो भी कहा वो सही है कि हम यही पढ़ेंगे कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में क्या चेंज आता है। इसी के साथ साथ हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे कि इसको ग्राफ से कैसे दिखाया जा सकता है, क्योंकि कई बार ग्राफ से पूछा जाता है और चीजें अगर इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ से समझने लगे तो उससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता है। तो पहले समझते हैं कि पहले इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, डिमांड में आपने दो तरह की चीजें पढ़े होंगे। पहली बात, इट मेजर चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए, जब भी आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं इसमें आप क्वांटिटी देखते हैं कि जो भी चीजें हम खरीदने वाले थे प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी कितनी कम खरीदी। हम क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते। देखिए, क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीज होती हैं। कहते हैं अगर आपको क्वालिटी लेनी है तो क्वांटिटी कम मिलेगी, ऐसा कंसीडर किया जाता है। लेकिन हम ये किस तरह का स्टेटमेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने आप में एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, सॉरी, इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। और इससे पहले एक होता है वेयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अलग चीज होती है, उससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं आपको आज के लेक्चर में ही कवर करवा दूंगा। तो जब लॉ ऑफ डिमांड की बात होती है तो वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, वो क्वालिटी की बात करता है। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस के चेंज होने से क्वालिटी में क्या फ्लक्चुएशन आता है, क्वांटिटी की रिगार्डिंग क्वालिटी में क्या फ्लक्चुएशन आएगा, उसे पढ़ते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा है, एक सिंगल ग्राफ से आप सारा का सारा समझ जाएंगे। आपको ना कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ एक सिंगल सा ग्राफ बना लीजिए। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में दो चीजें आनी चाहिए कि सर इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है। क्योंकि ये दो वर्ड आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक इलास्टिसिटी और एक इन इलास्टिक। नाम से और काम से दोनों सेम है, तो आपको ज्यादा डाउट भी नहीं है। डिमांड चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक। मतलब उसकी डिमांड क्या है,
इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है भाई, जैसे ही प्राइस चेंज हो रही है लोग उस चीज को खरीदना बंद कर दे रहे हैं, या प्राइस गिर रही है तो लोग उसको चीज को खरीदना ज्यादा कर दे रहे हैं। तो इसी को कहते हैं प्राइस में इलास्टिक होना। लेकिन अगर किसी भी चीज में नो चेंज इन द डिमांड, आप प्राइस 10 रुपए रखिए या 30 रुपीज रखिए, प्राइस जो भी रखिए, डिमांड अगर पहले कंज्यूमर 5 पीस खरीदता था तो आज भी 5 पीस ही खरीदेगा। ठीक है, इसे कहते हैं इनइलास्टिक। लेकिन इस इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी के बीच में भी कुछ टर्म आते हैं, उन्हीं टर्म्स को पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। तो बस आप बने रहिए और बड़ी ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे इससे नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। अब मैं जो समझा रहा हूं इस स्लाइड पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि यही स्लाइड सबसे मेन है। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसलिए समझिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी यहां पे इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 0 से इनफाइनाइट तक मेजर किया जाता है। कहां से? 0 से इनफाइनाइट तक मेजर किया जाता है। 0 का मतलब होता है, एक वर्ड मैंने यूज किया ना, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक इसका मतलब जब क्या प्राइस चेंज होने पे या तो पूरा चेंज हो जाए या तो बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो अगर कोई चीज इन इलास्टिक होगी तो वो क्या होगी? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, प्राइस जो भी कर दो डिमांड उतनी रहेगी। अब समझिए, तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो तो क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम हो तो देखिए, ये जो ईडी इक्वल टू 1 लिखा है, इसे हम बैलेंस पोजीशन कहते हैं, इसे हम बैलेंस पोजीशन कहते हैं। तो याद रखना है, ईडी इक्वल टू 1 है। अब इसके पीछे जो होगा वो 1 से लेस होगा, इसके पीछे जो होगा वो 1 से लेस होगा, सो लेस देन 1 और 0। इससे ज्यादा जो होगा वो मोर देन 1 और 0। तो जानते हैं हर जगह पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये बैलेंस है, एक तरफ झुका दो थोड़ा सा, एक इससे थोड़ा झुका, एक पूरा झुक गया। ठीक है, ऐसे एक थोड़ा झुका एक पूरा झुक गया। इसी तरीके से ये बैलेंस सिचुएशन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 है तो वो बैलेंस सिचुएशन है। कैसे बैलेंस सिचुएशन है वो समझते हैं। तो देखिए, मैं समझा रहा हूं, यहां जितनी भी बात करेंगे हम चेंज, वो चेंज इन परसेंटेज होगा, चेंज इन परसेंटेज होगा। याद रखिएगा, परसेंटाइल में चेंजेस होंगे। चेंजेस किस में होंगे? परसेंटेज में चेंजेस माने जाएंगे। रुपीस में काउंट मत कीजिएगा उसको, परसेंटेज में काउंट कीजिएगा। चलिए समझते हैं। तो एक हो गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक इसका मतलब क्या होता है? अब समझिए, अगर मैंने प्राइस को 10% बढ़ाया, प्राइस 10% बढ़ा, तो डिमांड 10% घट जाएगी। मतलब जितनी डिमांड, जितनी प्राइस बढ़ी है, जितने परसेंटेज प्राइस बढ़ा है, उतने ही परसेंटेज डिमांड का घटना बैलेंस हुआ ना। ये जितना बढ़ा सर, जितना परसेंट प्राइस बढ़ा उतने ही परसेंट डिमांड घटा दी, इसे कहते हैं बैलेंस। इसी को कहते हैं यूनिटरी पोजीशन, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, ईडी इक्वल टू 1। इसका मतलब समझिए इसमें क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्राइस जितना बढ़ा, डिमांड उतने ही परसेंटेज कम हुई। अगर प्राइस 20% इंक्रीज हुआ है तो डिमांड भी कितनी परसेंट इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, 20% डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी कंडीशन अब बात करते हैं। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, इसी को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब हिलेगी नहीं, ऐसे खड़े हैं, धक्का मारो, प्राइस को तुम 1000 करो, लाख करो, 2 रुपए कर दो, मुझे जितना खरीदना मैं उतना ही खरीदूंगा, मेरे मन में कोई लालच नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक इन डिमांड, की मतलब प्राइस बढ़ा दो या प्राइस घटा दो, डिमांड कांस्टेंट है। डिमांड क्या होगी सर? डिमांड कांस्टेंट होगी। जैसे कि बेसिक नीड्स की जो चीजें होती हैं, जो हमारी चीजें बेसिक नीड्स को कंप्लीट करती हैं, उसमें डिमांड, जैसे आप सॉल्ट यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, सॉल्ट 50 रुपए किलो भी हो जाए तो आपको खरीदना है,
और 10 रुपए किलो भी हो जाए तो भी खरीदना है। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी कि वो 10 रुपए किलो है तो आप जाके 2 क्विंटल सॉल्ट खरीद के लाओगे? नहीं, डेली नीड की चीज है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही लेंगे। तो जब बेसिक नीड्स जो हमारी होती हैं, जो हमारी डेली की जरूरतों को पूरा करती हैं, उनकी डिमांड यूजुअली हम क्या देखते हैं? इनइलास्टिक देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट हमारे पास है। उसका प्राइस एकदम मतलब रोड पे बिछा दो तो भी मैं उतना ही उठाऊंगा जितना मेरे लिए काम पे है, या उसका हाई भी कर दोगे तो भी मैं उसको खरीदूंगा जरूर, क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है। तो समझ में आ गई होगी बात आपको कि परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, हम डिमांड में कोई भी चेंज नहीं देखते। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि इफ ईडी इज इक्वल टू 0, इट मींस ऑप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, या टोटली परफेक्टली इलास्टिक, तो आपका आंसर होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। चलो अब देखो, अच्छा इसी का अपोजिट ये है, इसी का अपोजिट ये है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट हो, इसमें क्या होता है? इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और ये क्या था? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, प्राइस कांस्टेंट रहे, प्राइस क्या है यहां पे? क्या होगा? प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज बेटा नहीं आ रहा, तो इसे कहते हैं प्राइस का कांस्टेंट होना, कि प्राइस कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है। लेकिन डिमांड की बात की जाए तो डिमांड अनसर्टेन है, डिमांड चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं क्या? प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड चेंज है। प्राइस वही है लेकिन डिमांड घट रही है, बढ़ रही है, डजंट मैटर, प्राइस कुछ भी रख दो, लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस वही है लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है। इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि कंपनी है, किसी कंपनी के शेयर गिर गए, जैसे मान लो भाई ऐसा हो गया कि कोई कंपनी थी, उसके शेयर्स अचानक उसकी बदनामी हुई, कोई स्कैम आ गया, तो लोगों का भरोसा उससे उठ गया। अब भरोसा उठ गया तो उस कंपनी के शेयर पहले 100 में थे, ठीक है, पहले 100 रुपीज में थे, आज 10 रुपीज में हो गए, लेकिन फिर भी लोग इसकी डिमांड में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जब आपका क्या हो, डिमांड प्राइस से कोई लेना देना ना हो, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड उसकी घटती बढ़ती रहती है, उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। और ये कंडीशन क्या थी कि प्राइस जो मन सो हो, डिमांड उतनी ही रहेगी, प्राइस कितनी भी बढ़े डिमांड उतनी ही रहेगी। तो यहां पे डिमांड कांस्टेंट है जब परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं, और जब परफेक्टली इलास्टिक होते हैं तो प्राइस कांस्टेंट है। तो इनफाइनाइट होगी तो प्राइस कांस्टेंट, 0 होगी तो डिमांड कांस्टेंट। माइंड में सेट कर लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। अब आते हैं दो टॉपिक्स पर। अब भाई 0 से 1 के बीच में भी डेसिमल नंबर तो नंबर लाइन पे आते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या हो अगर वो जो डिमांड है वो 0 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, बैलेंस पोजीशन नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो इसमें क्या होगा भाई? देखिए, लेस देन यूनिटरी। अब क्योंकि इसको यूनिटरी पोजीशन कहते हैं तो आप इसको कह सकते हैं लेस देन यूनिटरी, या एक वर्ड यूज किया जाता है रिलेटिवली। क्या यूज किया जाता है? रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब क्या होता है? किसी के कंपैरिजन में, जो कहते हैं इसके रिलेटिवली आई एम रिच, इसके रिलेटिवली आई एम टॉलर, इस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड इलास्टिसिटी। तो 1 से लेस है तो आप कह सकते हैं लेस देन यूनिटरी, लेकिन इसके ज्यादा सबसे ज्यादा वर्ड किया जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब इसमें भी समझिएगा, ऐसा नहीं है। अब टोटली इनइलास्टिक में क्या था? प्राइस बढ़ा दो या घटा दो, डिमांड मैंने वही रखना है, ठीक है। प्राइस बढ़ गई तो डिमांड वही है, डिमांड में चेंज नहीं है। इसमें क्या है, अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड गिरेगी, लेकिन लेकिन जितने परसेंटेज प्राइस बढ़ाया डिमांड उससे उतनी कम नहीं हुई। मान लो कि भाई मैंने प्राइस बढ़ाया 20%, लेकिन जो डिमांड उस चीज की थी वो केवल 15% कम हुई। भाई अगर 20% बढ़ाते और 20% गिर जाता तो वो तो यूनिटरी पोजीशन हो जाती। तो जितनी डिमांड बढ़ाई
प्राइस उसके कंपेयर, जितनी प्राइस बढ़ाई डिमांड उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम हुआ। भाई ऐसी चीज थी जो जरूरत थी, जैसे कि सब्जी है भाई, टमाटर है, जब तक 60 रुपए किलो है तो आप एक पाव खरीद लोगे, ठीक है। 100 रुपए किलो है तो सोचोगे, लेकिन खरीदने वाला उसमें भी सोचता है एक पाव खरीद लो, आधा किलो खरीद लो। लेकिन 10 रुपए किलो है तो पूरा किलो खरीद लोगे, समझ रहे हो उस तरह से। तो जित उसमें क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है कि जितनी प्राइस बढ़ी है उतनी डिमांड नहीं गिरी। कोई चीज अगर 40 रुपीज के थी, अगर वो सडन 60 रुपीज के हो जाए, तो हो सकता है कि आप पहले इसको हाफ के जी खरीदते थे, अब आप इसको 250 ग्राम खरीदो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसके कंपैरिजन में, या आप इसको 400 ग्राम भी खरीद सकते हो। तो भाई जितने परसेंटेज प्राइस बढ़ा उतने परसेंटेज डिमांड नहीं घटी, तो वो होता है। अब आते हैं तीसरे पे, जब इसके राइट साइड में आएंगे यूनिटरी के, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसे कहते हैं मोर और ग्रेटर देन यूनिटरी, या रिलेटिवली वर्ड ही यूज करेंगे। यहां पे इनइलास्टिक कहते थे, अब इसे इलास्टिक कहेंगे। तो याद रखिए, हमेशा वर्ड ऐसे याद रखिएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। ये मोर देन और लेस देन यूनिटरी भी याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम चीज, यही फंडा है, फंडा यही है, लेकिन यहां पे जानिएगा कि यहां पे डिमांड क्या थी, जितना प्राइस बढ़ा था डिमांड उसके कंपैरिजन में उतनी नहीं गिरी थी। 20% प्राइस बढ़ा तो 15% डिमांड गिरी, ये परसेंटेज लिख लेंगे, आसान होगा। यहां पे क्या होगा, क्योंकि इलास्टिक है, चेंजेस ज्यादा हैं, तो जब प्राइस आपने 20% इंक्रीज किया, डिमांड जो है वो 30% गिर गई। मतलब प्राइस के कंपेयर, आपने सोचा थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दे, डिमांड धड़ाक से गिर गई, उससे ज्यादा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, एक से ज्यादा, मतलब बैलेंस से ज्यादा। आई थिंक आपको यहाँ चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं आपको कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा हूं ताकि चीजें आपके लिए आसान रहे, तो उसे आप देखिए समझिए। और यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जब प्राइस कितने बढ़े, 20% बढ़े, प्राइस 20% बढ़ा, डिमांड गिर गई 30%, डिमांड ज्यादा गिर गई, तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर ये चीज समझ में आ गई तो अगली स्लाइड में मैं इसको ग्राफ की तरह से समझाऊंगा, तो और चीजें क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहां पे, अब इसको ग्राफ से समझते हैं। पहले हम समझते हैं स्टार्टिंग की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एज वेल एज द लास्ट कंडीशन एंड द यूनिटरी कंडीशन, कैसे इनका ग्राफ बनता है। तो अगर आप इनके ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, तो आप पाएंगे इनके ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन पे कि मान लीजिए ये है प्राइस ऑफ वाई गुड्स और ये है क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई गुड्स। जब आपकी प्राइस 10 रुपीज थी तो क्वांटिटी लोग कितना खरीदते थे, 20 पीसेस खरीदते थे, क्वांटिटी ये थी। आपने प्राइस 20 कर दी, क्वांटिटी अभी भी क्या है, 20 है। मतलब कि ये क्या है, ये इनइलास्टिक है, ये क्या है, इनइलास्टिक है। और इनइलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, इनइलास्टिक। तो इसमें क्या होगा, देखिए प्राइस था, ये क्या है, इस पे आप प्राइस दिखा रहे हो और यहाँ पे क्या दिखा रहे हो, क्वांटिटी दिखा रहे हो। तो जब प्राइस इसका 10 रुपीज था तो भी आप क्वांटिटी 10 खरीदते थे, प्राइस इसका 20 है तो भी क्वांटिटी यही है, आप क्वांटिटी को यहाँ बढ़ा नहीं रहे हो, ठीक है। प्राइस यहां भी कर दो तो भी क्वांटिटी यही रहेगी। इसमें क्या होता है, इसके ग्राफ में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ऑन एक्स एक्सिस और पैरेलल होता है वाई एक्सिस के। देखिए ना, ये वाई एक्सिस है तो इसके क्या हो गया, पैरेलल स्टैंड हो गया। पैरेलल का मतलब जब बीच की दूरी समान हो दो लाइनों के, और परपेंडिकुलर का मतलब जब यहाँ 90 बनाता हो। देखिए तो एक्स एक्सिस पे क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। सो इट इज अ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इन द केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस पे 90 और वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस प्राइस को दिखा रहा है, तो प्राइस बढ़ता जा रहा है लेकिन डिमांड जो है वो ऐसी खड़ी थी ऐसी ही खड़ी है, तो वो पैरेलल बढ़ती चली रहे, वो पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जब यूनिटरी कंडीशन होती है, तो मैंने बोला कि कोई चीज 10 रुपए की थी, अब उसको आपने 12 कर दिया, तो परसेंटेज में देख लो भाई कितने परसेंट बढ़े। आप कहोगे सर परसेंटेज में बढ़े हैं 20%, कितना बढ़ा, 20%। तो पहले उसकी क्वांटिटी 20 खरीदी जाती थी,
अब कितनी खरीदी जा रही है 16, कितने का गैप आया 4 का, ये परसेंटेज में कितना आया, परसेंटेज निकालने अगर आपको तो आता होगा तो आपको मिला 20%। इसका मतलब परसेंटेज में मतलब आपने 20% प्राइस घटाया, 20% प्राइस बढ़ाया तो डिमांड कितनी घट गई, 20% घट गई। देखिए परसेंटेज निकाल के मैंने आपको दिखा दिया, परसेंटेज में काउंट होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब ध्यान से समझिए, मतलब जितना बढ़ा रहे उतना ही घटा रहे। जैसे प्राइस पहले ये थी तो आप ये क्वांटिटी खरीदते थे, प्राइस थोड़ी बढ़ी, क्वांटिटी ये हो गई, फिर प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी ये हो गई, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी ये हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह की कंडीशन का ग्राफ बनता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, वाई के पैरेलल, यूनिटरी में क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसके अलावा जब भाई इनफाइनाइट वाले का क्या करें, इनफाइनाइट के केस में क्या होगा सर जी, तो इनफाइनाइट के केस में देख लेते हैं। इनफाइनाइट के केस में क्या है, इनफाइनाइट के केस में आप पाएंगे कि यहां पे प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी फटाफट चेंज हो रही है। पहले 10 थी, पहले भाई देखिए क्या थी, क्वांटिटी प्राइस 10 था, आज भी 10 है, मतलब ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस फिक्स कर दी, प्राइस की लाइन फिक्स है। लेकिन पहले क्वांटिटी ये थी, अब क्वांटिटी क्या हो गई, ये हो गई। इसका मतलब क्या था भाई, क्वांटिटी 10 से 20 पे पहुंच गई, क्वांटिटी सीधे आगे बढ़ गई। इसमें वाई एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर था, अब यहाँ पे क्या देखिए वाई एक्सिस पे 90 डिग्री बना रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे 90 डिग्री बना रहा है और पैरेलल किसके बीच में आ रहा है, एक्स एक्सिस के। तो y पे परपेंडिकुलर और x पे पैरेलल हो जाए, अगर y पे परपेंडिकुलर और x पे पैरेलल हो जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटली इनफाइनाइट है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी। ओके, अब समझते हैं इन दो केसेस को ग्राफ से, इनका ग्राफ कैसा बनेगा। चलिए देखते हैं इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, चीजें और आसान कर लेते हैं हम अपने लिए। अब ध्यान से देखिए, जब 1 से लेस हो, जिसे आप कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्या कहते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक, कि भाई इलास्टिक पूरी इन इलास्टिक नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज आता है, बट जितना प्राइस बढ़ता है उसके कंपेरिजन में डिमांड कम हो, उतनी ज्यादा नहीं गिरती। तो देखिए आप कहेंगे सर जब मेरा प्राइस ये था 10 रुपीज था तो मैं क्वांटिटी इतनी लेता था, लेकिन अब मैंने प्राइस बढ़ाया 12, मतलब मैंने प्राइस बढ़ा दिया 20%। लेकिन अब देखिए डिमांड कितनी घटी, आप कहोगे इस बार 3/20 है सर, ठीक है, तो ये हो गया 5 और हो गया, डिमांड कितनी घटी, केवल 15% घटी। इसका मतलब हल्की सी डिमांड घटी, डिमांड क्या घटी है, हल्की सी घटी है, बहुत थोड़ी सी पीछे आ गया थोड़ा सा। तो ये कैसा होता है, स्टीपर होता है, ये क्या होता है, काफी स्टीपर होता है, काफी तीखा स्लोप होता है इसका, क्योंकि एकदम इंक्लाइन ऐसे होगा, हल्का सा स्टीपर होगा, अदरवाइज ढलान बहुत तेजी से आती है। दूसरा, जब आपका क्या हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो, 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, मतलब जितना प्राइस चेंज हुआ परसेंटेज में, डिमांड उससे ज्यादा चेंज हो गई। जैसे यहाँ पे भी 10, जब भी 10 और 12 का रिलेशन आया तो कितना 20% का आपने क्या बढ़ाया, प्राइस बढ़ाया है, और डिमांड का क्या हाल है भाई 20/14, मतलब 6/20 कर लो, और इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 30%, डिमांड कितनी घट गई 30%। इसका मतलब क्या होगा, पहले क्या था, प्राइस ये था हमारा 10, फिर हमने रखा प्राइस 12, पहले हम इतना खरीदते थे और अचानक काफी लंबा गैप आ गया, ज्यादा डिमांड घट गई तो गैप बड़ा हो गया। अब ये स्टीपर की जगह कैसा है, फ्लैटर है। तो रिलेटिवली इलास्टिक जो होती है, रिलेटिवली इलास्टिक इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे। तो जब रिलेटिवली इलास्टिक होगा उसमें फ्लैटर बनेगा आपका ग्राफ, और रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा तो स्टीपर बनेगा आपका ग्राफ। आई थिंक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसको अब कुछ और टर्म्स में मैं आपको डिफाइन करने चल रहा हूं, तो देखते हैं इसके अलावा और इसमें क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, इसके बेस पे न्यूमेरिकल तो आपके एग्जाम में आने से रहे, तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताने से रहा। तो अब मैं आपको समझाने चल रहा हूं लॉ ऑफ डिमांड। ये तो हो गई कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या थी, क्वांटिटेटिव थी, ये क्या थी, क्वांटिटेटिव थी। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड जो कि क्वालिटेटिव होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्या हर चीज प्राइस पे ही मैटर करती है, तो लॉ ऑफ डिमांड भी आप समझ लेते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो बस मुझे एक सेकंड दीजिए।
मैं आपको समझाता हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, ताकि चीज़ें आपके लिए आसानी से रहें। बस आपको कुछ टर्म्स उसमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, डिमांड की पहले तो हम समझते हैं डिमांड होती क्या है भाई, और डिमांड क्रिएट कौन करता है। तो आप कहेंगे सर कि जो डिमांड होती है, डिमांड कंज्यूमर क्रिएट करता है, जो खाने वाला भाई जिसको जरूरत है वो डिमांड क्रिएट करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर क्या करेगा, परचेस करेगा। परचेस करेगा तो किसी कम्युनिटी की कोई कंफर्म क्वांटिटी परचेस करेगा, उसके लिए एक प्राइस पे करेगा, उसके लिए मार्केट जाएगा और किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में खरीदेगा। तो डिमांड किसी कंज्यूमर के थ्रू किसी फिक्स प्राइस पे किसी फिक्स कम्युनिटी के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड में क्रिएट की जाती है, ठीक है। डिमांड आप सभी को पता है लोगों में ये क्या होती है। तो आते हैं, इसकी एक डेफिनेशन भी दे दी गई है भाई, पढ़ लेते हैं क्या जाता है। लिखा है कि when a consumer is willing and able to purchase a fixed quantity of a commodity of various price in the market during a given period of time, इसी को हम कहते हैं डिमांड, ठीक है। तो इससे ज्यादा इसमें नहीं है। डिमांड किस तरह का कंसेप्ट है ये समझिए। दो वर्ड यूज किए जाते हैं इकोनॉमी में। डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, ये पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में ही कोई डिमांड क्रिएट की जाती है। हर चीज आप हर समय नहीं लेते हैं, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस पीरियड में तभी लेते हैं, ठीक है। डिमांड मस्ट बी इफेक्टिव एंड डिजायर, और हाँ, डिमांड अगर आप जो कर रहे हैं तो आपके डिजायर को कंप्लीट करे, जिस चीज के लिए आप लेते हैं वो चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो डिमांड दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक हो जाती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में आप किसी एक पर्सन के बारे में पढ़ते हैं कि एक पर्सन जो डिमांड क्रिएट करता है उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। डिमांड बाय इंडिविजुअल बायर इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इंडिविजुअल बायर जो डिमांड क्रिएट करता है, तो सीधी बात है उसकी प्राइस क्या है, पहले प्राइस 2, 3, 4, 5 है, और अलग अलग चीजों की क्वांटिटी पे 10, 7, जैसे जैसे प्राइस है बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, डिमांड घटा रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, सीधी बात है प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती जाती है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस इस पे दिखा दीजिए, क्वांटिटी इस पे दिखा दीजिए, आप प्राइस बढ़ाते जाइए, ये क्वांटिटी ऐसे घटते चली जाएगी और ग्राफ आपका ऐसा बनता चला जाएगा। तो ये तो आसान है, आपको पिछले टॉपिक से ही अभी जो फिनिश किया उससे ही समझ में आ जाएगा ये। अब समझिए मार्केट डिमांड क्या है भाई। मार्केट में तो बहुत सारे इंडिविजुअल खरीदते हैं ना, तो जब उन सबको जैसे ABCDEFGH ये सारे कर रहे हैं, तो इन सभी को कलेक्ट करके देखिए कितने प्राइस कितने गुड्स खरीदे, 10 + 5 15 + 25। इस तरह से हमें बस क्या करना है, सबका ऐड करके पता करना है कि फाइनली में टोटल कितने गुड्स बिके, वो मार्केट डिमांड के अंदर आ जाएंगे डिफरेंट प्राइसेस में। जब उसी एक्स कम्युनिटी का प्राइस 2 रुपीज था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, तो फाइनली उन्होंने कितने गुड्स खरीदे। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो भाई मार्केट डिमांड जो होती है, मार्केट डिमांड जैसे अगर आप इंडिविजुअल डिमांड का देखेंगे तो ये स्टीपर होंगे, ये क्या होंगे, थोड़े स्टीपर होंगे। लेकिन जब कंबाइंड करेंगे तीनों को तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा। तो मार्केट डिमांड का कर्व थोड़ा फ्लैट होगा रादर देन जब आप बात करेंगे इंडिविजुअल का तो वो स्टीपर होगा, क्योंकि एक के दिखा रही है प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घटती चली जा रही है। हालांकि जो मेन टॉपिक्स हैं वो अब यहां से पढ़ने हमें, कि डिमांड केवल प्राइस पे मैटर नहीं करता। हमें यहां पे पढ़ना है कि लॉ ऑफ डिमांड में हमें क्या पढ़ना है। लॉ ऑफ डिमांड में हमें यह पढ़ना है कि डिमांड केवल प्राइस पे मैटर नहीं करती। अगर आप प्राइस को फिक्स कर दें, क्या कर दें, प्राइस को फिक्स कर दें, प्राइस फिक्स करने के बाद ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी डिमांड पे असर डालती हैं। ऐसा थोड़ी कि हर चीज बार पैसा देखे और वापस चले आए, नहीं। कई बार आपके पास पैसा होता है, सामने चीज भी होती है, लेकिन आप नहीं लेते हो। तो क्यों नहीं लेते हो, ठीक है। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ डिमांड फॉर अ कम्युनिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी किसी भी कम्युनिटी को जिसको हम परचेस करने जाते हैं, प्राइस के अलावा उस पर क्या है, जैसे PX, PO, Y, T, D, E, ये क्या है, इन सारे वर्ड्स को मैं समझाता हूं कि ये क्या क्या फैक्टर है। देखिए जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उनमें इन चीजों का फैक्टर आता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जब कोई पर्सन मार्केट में जाता है और कुछ परचेस करने जाता है तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो प्राइस के अलावा उस पर इंपैक्ट डालती हैं किसी भी चीज को खरीदने से पहले। जैसे प्राइस ऑफ गिवन कम्युनिटी, पहला तो वही हो गया कि उस कम्युनिटी की प्राइस कितनी है जो आप खरीदने जा रहे हैं। तो ये तो आम बात है सर, ये तो हम हमेशा देखते हैं, आपने नया क्या बताया, अरे भाई नया यहाँ है। प्राइस ऑफ रिलेटेबल गुड्स, एक ही प्रोडक्ट के, एक ही तरह के प्रोडक्ट कई सारी कंपनीज बनाती है, राइट। तो
तो आप मान लीजिए जब जाते हो, मान लो भाई बिग बाजार गए, रिलायंस मार्ट गए, जैसे मैं ही जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्काउंट वाला देखता हूँ कि भाई हल्दीराम ने भी बनाया है, बीकानेर ने भी बनाया है, एक कोई और नई कंपनी है, एक ने एक पे फ्री का ऑफर दिया है, एक ने 50% छूट दी है, तो मैं क्या करूंगा भाई? देखो ऐसा नहीं कि हल्दीराम की नमकीन बहुत अच्छी होगी, हो सकता है उसकी भी है और मिलती भी है, हालांकि वो एक ब्रांड है तो उसकी तो अच्छी होनी है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी भी अच्छी हो। अब मैं अपने जेब में पैसे हैं, लेकिन मैं अपना वो बैलेंस बजट ना थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। मैं कहूंगा अगर मैं इस पैकेट को लिखाता हूँ तो एक पे एक फ्री है, मतलब ये 50% में वही चीज मिल रही है, मेरे 200 बच जाने, इस 200 में मैं कुछ और खरीद सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स हो गया, कि उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं उसमें क्या है। ठीक है, उसके अलावा इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी इनकम क्या है, ये भी मैटर करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर करता है, भाई मैंने हल्दीराम ही खाना है, मेरी वही प्रेफरेंस है, तो मैं और कोई ब्रांड लूंगा ही नहीं, ये भी मैटर करता है। या आपको वो फ्लेवर पसंद है जो फ्लेवर केवल एक स्पेसिफिक ब्रांड में मिलता है, तो आपका टेस्ट और प्रेफरेंस मैटर करता है कि अगर आपको ये खाना है, मेरी प्रेफरेंस यही है, तो डजंट मैटर प्राइस क्या हो, वो फिर वहां पे मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हमेशा प्राइस ही मैटर नहीं करता, आपका टेस्ट प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन, कि भाई अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके इसका प्राइस कम हो जाएगा, आपको पता है कि ये सीजन चल रहा है, इसमें इसका प्राइस महंगा है, 2 महीने बाद इसका प्राइस कम होगा, तो अब क्या करोगे, कहोगे रुक जाओ 2 महीने, लेते हैं। कोई नया मॉडल मोबाइल का आ रहा है, सस्ते में अच्छे फीचर्स के साथ आ रहा है, तो बंदा रुक जाता है, कहता है 2 महीने बाद लॉन्च होगा उसको लेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशंस भी होती है, ये सारे फैक्टर जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो उन चीजों पे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपकी चॉइसेस को इफेक्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, अच्छा मार्केट डिमांड को क्या, ये तो इंडिविजुअल डिमांड के एक सिंपल सा बंदा कि एक सिंगल पर्सन गया तो वो जब खरीदने जाता है तो किन किन चीजों के बारे में ध्यान देता है। अब बात आती है मार्केट डिमांड, बड़ी सी मार्केट को क्या क्या चीजें इंपैक्टफुल बनाती है, तो देखिए साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई मार्केट डिमांड में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करेगी, डिमांड को इंक्रीज करेगी, और पॉपुलेशन डिक्रीज है तो डिमांड, सीधी बात है, जितनी ज्यादा पब्लिक रहेगी उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट्स की नीड होगी, हर एक इंडिविजुअल होगा उसको ज्यादा प्रोडक्ट्स की नीड होगी, तो मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। पॉपुलेशन कम है तो उन सारी, अब कोई भी सारी कंट्रीज वर्ल्ड की इंडिया में ही क्यों प्लांट लगाना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हो, क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा कंज्यूमर हैं कि यहां जो चल गई वो चल गई, एक एक कंज्यूमर भी एक एक रुपए खरीदेगा तो 140 करोड़ कमाएगी पर डे का। लेकिन पॉपुलेशन कम है, जैसे छोटी छोटी कंट्री जैसे स्वीडन डेनमार्क सुनते रहते हो, जो एक जिले के बराबर भी नहीं है, हर चीज में टॉप तो रहोगे जब जिले के बराबर ही नहीं हो तुम। ठीक है, तो उसकी बात करोगे तो पॉपुलेशन वहां पे क्या होगी, डिक्रीज है, तो वहां पे डिमांड ही नहीं है, खाएगा कितना अकेला। ठीक है, और कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस एज के लोग हैं, एज भाई ओल्ड एज है, चाइल्ड है या अडल्ट है, ये भी मैटर करता है कि भाई जिस तरह की कॉम्पोजिशन, जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा अडल्ट है, अगर अडल्ट ज्यादा है तो अडल्ट से रिलेटेड बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाने वाली इंडिया में होड़ मचा देंगी मार्केट में कि हमारे कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा बने। वहीं अगर ओल्ड एज लोग हैं तो उनकी डिमांड अलग होगी, चाइल्ड है तो उसकी डिमांड अलग होगी। तो किस सेक्टर में किसकी क्या डिमांड है ये डिपेंड करता है कि किस तरह की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है। इसके अलावा सीजन एंड वेदर, भाई कई सारी जॉब्स और डिमांड सीजनल होती हैं। रेनकोट और छाता आप बारिश का सीजन चल रहा है फिलहाल तो ही खरीदेंगे ना, विंटर में आप क्या खरीदेंगे, स्वेटर खरीदेंगे। तो चीजें क्या हैं, देखिए भाई समर में एसी फ्रिज, जो भी चीजें आपको ठंडी प्रोवाइड करेंगी वो खरीदेंगे। तो भाई मार्केट डिमांड सीजन और वेदर पे भी चलता है, सीजनल डिमांड, ठंडी आएगी दिल्ली में दबा के ठंडी के कपड़े बिकने लगेंगे, तो इस पे डिपेंड करता है। आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि भाई अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसे कहा जाता है कि किसी एक के पास अगर पैसा आ गया तो वो क्या करेगा, एक ही के पास पैसा, अकेला पर्सन कितना खाएगा और कितनी डिमांड क्रिएट करेगा। लेकिन अगर सोसाइटी में या पॉपुलेशन में, कंट्री के लगभग में सभी के पास ठीक ठाक पैसे हैं तो सभी अपनी जरूरतें बढ़ाएंगे, और जरूरतें बढ़ाएंगे तो डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है भाई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड घटेगी। तो ये सारी चीजें भी आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अब आते हैं यहाँ पे, इन सारी चीजों को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्राइस ऑफ ओन कम्युनिटी, भाई उसी चीज की, जो चीज आप खरीदने जा रहे हो अगर उसी की कीमत से क्या फर्क पड़ता है देखते हैं।
लॉ ऑफ डिमांड कहता है इट स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज देन इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज वाइस वर्सा। अब समझिएगा, जब भी जैसे फिजिक्स में अदर चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो अगर आप केवल ये चाहते हो, जैसे मैंने बोला ना कि हर वक्त प्राइस मैटर नहीं करता, प्राइस ऑल टाइम मैटर नहीं करता, लेकिन अब आपको यही जानना है कि केवल और केवल प्राइस से क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने जो अदर फैक्टर बताए थे कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, इन सारी चीजों को क्या रखिए, कांस्टेंट रखिए। कि मान लीजिए कि ये सारी चीजें एकदम मैच कर गई हैं, जो वो चाहता था वो मिल गया। अब अगर ये सारी चीजें उसकी सेटिस्फाइड है, कांस्टेंट है, मतलब इनको आप इग्नोर कीजिए कि ये सारे फैक्टर हम नहीं देखने वाले, आप टेस्ट प्रेफरेंस नहीं देखने वाले, आप ब्रांड नहीं देखने वाले हो, आप अदर गुड्स से कोई मैचिंग नहीं कर रहे हो, आप सीधे अगर आपको लेना, अब उस चीज की अगर प्राइस है, उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, तो आपको सबको पता है कि उसकी डिमांड आप क्या करोगे, कम कर दोगे। अगर आप केवल प्राइस पे फोकस करो, याद रखना लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा अदर चीजों को क्या रखना है, आपको कांस्टेंट। जब एक चीज से कंपेयर करोगे तो अदर चीजों को कांस्टेंट रख के देखना, अगर अदर चीजों को इंक्लूड करोगे तो फिर प्राइस मैटर नहीं करेगा। कोई ऐसा पर्सन है, एक पर्टिकुलर ब्रांड ही पसंद है, डजंट मैटर क्या प्राइस लगता है। ऐसे बहुत सारे शौकीन लोगों को आपने देखेंगे कि पहनेंगे तो यही पहनेंगे, वुडलैंड के जूता पहनेंगे चाहे 5,000 का मिले, तो फिर क्या करोगे भैया, उसने तय कर लिया है वो 10,000 का मिलेगा तो भी वही पहनेगा, तो उसके लिए ना मैटर, प्राइस मैटर ही नहीं करेगा फिर वहां पे, समझ रहे हैं। अगर उसको वो सारी चीजें कांस्टेंट रख दी जाए तो पक्का है वो नहीं खरीदेगा, कहेगा अरे यार प्राइस बहुत ज्यादा है, 500 में मिलता है किनारे वाला टैग लगा के, समझ रहे हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो वही है, देखिए अब हर चीज को ग्राफ से देखना है तो ग्राफ से भी देखते चलिए, क्योंकि चीजें आसान रहेंगी। तो भाई देखिए, अदर चीजों को कांस्टेंट रखने पे सीधी बात है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्राइस बढ़ा रहे हो और डिमांड घटती जा रही है, तो फिर आपको सभी को पता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। याद रखिएगा कि प्राइस ऑफ अदर कम्युनिटी, प्राइस ऑफ ओन कम्युनिटी के केस में अगर सिंपल सी बात है, ग्राफ कैसा बनता है भाई, प्राइस है ये है तो डिमांड इतनी थी, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड इतनी हो गई, तो ये कैसा बन गया, ये बन गया कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन की तरफ कैसा है, ये कॉन्वेक्स है। ओरिजिन क्या होता है, ये होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, जहां से एक्स और वाई सोर्सेस की स्टार्टिंग होती है उसी को कहते हैं हम कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अच्छा आगे क्या है सर जी इसमें, अब प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। अब यहां समझिएगा, ये टर्म हम आपको समझाने वाले हैं अच्छे से। देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यही टॉपिक है, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या फर्क होता है और इसको कैसे हम देखते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है, जैसे आप कहते हो टी और कॉफी, इसको ले सकते हो, आप ले सकते हो कि भाई पेप्सी ले लो, और आप ले लो भाई कोका कोला ले लो, क्या जाता है, जो भी लेना है आप, थम्स अप ले लो, आप जो भी पीते हो, हमें उससे नहीं मतलब, आप जो भी पीते हो, ठीक है। अब ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है भाई, जिसको पेप्सी पसंद पेप्सी, थम्स अप पसंद थम्स अप। लेकिन अगर कहीं पेप्सी का रेट बढ़ गया तो थम्स अप वाले को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन थम्स अप पीने 10 लोग बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले क्या करते हैं, अपने प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखते हैं, जितने का थम्स अप उतने की पेप्सी, उतने का माजा, उतने का कोका कोला, उतने का लिम्का, समझ रहे हो, उसको कॉम्पिटिटिव रखते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ा दी आपने तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ भाग जाएंगे। टी कॉफी में देख लीजिए, इंडिया में मैक्सिमम लोग टी पीते हैं, लेकिन क्या हो कि कल टी के भाव अचानक बढ़ जाए तो लोगों को कुछ तो चाहिए, लेकिन टी बड़ी महंगी पड़ रही है यार, आम आदमी के बजट के बाहर की है, तो धीरे धीरे क्या पड़ रहे हैं कॉफी वाले के। अब कॉफी वाले को नहीं पता कि मेरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है, लेकिन कॉफी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एक गुड्स के प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे ही प्राइस कम होगी फिर ये कॉफी से टी पे आ जाएंगे, और जब उसकी प्राइस घटेगी तो दूसरे की डिमांड घटेगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट का मतलब क्या हो गया कि बढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे, घटेंगे तो साथ घटेंगे। तो देखिए, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अदर, दीज आर हाईली कॉम्पिटिटिव, एग्जांपल टी एंड कॉफी। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की मार्केट में हर चीजों को हम बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं रख सकते हैं, ओके। इसके बाद आप बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता, दोनों नाम से ही पता चल, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हम कहेंगे सर कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एग्जांपल ले लीजिए कि दीज आर रिलेटेबल गुड्स। इसमें एक का अगर प्राइस बढ़ेगा
तो दूसरे का क्या होगा? अच्छा यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे क्या था, प्राइस और डिमांड साथ बढ़ते थे और साथ घटते थे। यहाँ पे एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड घटी, ये याद रखिएगा। जैसे कि पेट्रोल एंड कार, कैसे भाई? अगर पेट्रोल से बनने वाली कार, अगर कार की कीमत बढ़ा दी, कार की कीमत क्या कर दी? बढ़ा दी। अगर कार की कीमत बढ़ गई तो कार लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, और जब कार खरीद ही नहीं पाएंगे तो पेट्रोल यूज क्यों करेंगे? तो पेट्रोल की डिमांड घट गई। कोइंसिडेंटली अगर पेट्रोल की कीमत आपने हद से ज्यादा कर दी तो लोग कार जो खरीदेंगे पेट्रोल कार की जगह डीजल कार, सीएनजी खरीदने लगेंगे, तो फिर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड घटेगी। तो यहां पे भी आपको क्या पता चला कि प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स कैसे हमारी डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। याद रखिएगा, केवल उसी ओन कम्युनिटी की प्राइस मैटर नहीं करती है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं हमारी चीजों की खरीदारी के टाइम पे। ओके, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये होता है। तो चलिए आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आज आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसी के साथ आपने ये भी पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में भी पूरा नहीं कंप्लीट है, इसको अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू भी किया जाएगा। वहां पे आप कुछ अदर चीजों को देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स के अलावा इनकम ऑफ कंज्यूमर देखना है हमें, और टैक्स और एक्सपेक्टेशन, दो टॉपिक्स और बाकी हैं, और इसी के साथ डिफरेंस देखेंगे और हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कर्व वगैरह देखना है गिफिन गुड्स के बारे में, हाँ उसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा। तो कुछ 10-15 मिनट का है, इसको हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ ऐसे ही सीयूटी एग्जाम्स के बेस पे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को बहुत वेल एक्सप्लेन स्ट्रक्चर में लेके आएंगे, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।